नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हमारी जो पिछली क्लासेस थी वो रेगुलर नहीं हो पाई। उसकी एक तो वजह यह है कि अब रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया था, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ और कुछ 2 दिन का कार्य मुझे हो गया था, इसलिए ये क्लासेस नहीं हो पाई। अपने से जो आगे क्लासेस होंगी वो बिल्कुल हम रेगुलरली स्टार्ट करेंगे। तो अपना जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित करने के चरण स्टार्ट कर रखे थे, जिसमें हमने अपना जो द्रव्यमान वाला मेथड था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में जो अपना दूसरा मेथड आता है संतुलित करने का, वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। अनुमानन विधि, जैसे कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से पता चल रहा होगा कि ये इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यानी कि इस मेथड में हमें क्या करना है कि कोई भी हमें अभिक्रिया दे रखी है, उसमें अणुओं की संख्या को बढ़ाकर या घटाकर क्या किया जाता है, अभिक्रिया संतुलित है। तो इसमें क्या किया जाता है, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए उसे यानी अणुओं की संख्या को घटाकर या बढ़ाकर किया जाता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, उसके अनुसार फिर करते हैं। जैसे Mg प्लस O2, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना, क्योंकि आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर नया पदार्थ क्या बना है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें इस विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या को छोड़कर, क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व दे रखे हैं उनको संतुलित किया जाता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन को छोड़ दिया मैंने। पहले देखो मैग्नीशियम कितने अणु, मैग्नीशियम के कितने अणु हैं क्रियाकारक में, 1 असर। यहाँ पर कितना है, 1 असर, बराबर है दोनों तरफ, मैग्नीशियम कोई दिक्कत नहीं। दूसरे देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने अणु, 2 अणु। ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितने अणु हैं, 1 अणु है। तो कितने अणु यहाँ पर ऑक्सीजन के, 2। यहाँ पर कितना, 1। तो हम 1 को ऐसी संख्या से गुणा करें जिससे कि ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के बराबर हो जाए। अब देखो मैंने गुणा कर दिया इसको 2 से। कितने से गुणा कर दिया, 2 से। अब आप क्या सोच रहे होगे, सर आप ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो आपने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, MgO2 क्यों नहीं लिखा, सही है। ऐसा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका रीज़न है वो देखो। मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि हम आपको जब अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम आपको ये बताएंगे कि ये जो M+2 है, +1 चार्ज आ रहा है, +2 चार्ज आ रहा है, +3 चार्ज आ रही है, कैसे आ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा, जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन होता है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये 10 तक परमाणु क्रमांक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है। इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 11 है, ये 12, ये 13, ये 14,
ये 15 है, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। ठीक है। और आपको ये बात भी पता होगी, अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ये होता है। कैसे कि इसमें एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। लिथियम में कितने, 3। बेरिलियम में 4। बोरॉन में 5। कार्बन में 6। ऐसे चलते करते कैल्शियम में कितने होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज कैसे आता है वो देखो। मैं एक नंबर लेता हूँ हाइड्रोजन, द्रव्यमान कितना है, 2। पहला नाभिक बनाता हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता है कि नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इसकी पहली कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। मैं पहले बता देता हूँ कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनने का क्रम क्या होता है, तो 8, 8, 18, 18, 32। ये किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनने का क्रम है। पहली कक्षा में कितने हैं, 2। दूसरी कक्षा में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18 ऐसे। और मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी कक्षा का अष्टक पूर्ण होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन। किसी भी कक्षा का अष्टक पूर्ण करने के लिए, मतलब उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो मिनिमम कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए पहली कक्षा में, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। क्या कर देता है, डोनेट, मतलब दे देता है। दूसरे परमाणु को क्या, दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इस पर क्या चार्ज आ जाता है, प्लस का। मतलब एक बात है, वो जो इलेक्ट्रॉन देता है क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है क्या चार्ज आएगा, मतलब प्रोटॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन दाता, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ग्राही। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने, सर 1 दिया, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, +1। दूसरा बात करूं, जैसे मैं बात कर लेता हूं, किसी की भी ले लो, नाइट्रोजन के ले लेता हूं, ऑक्सीजन के ले लेता हूं। नाइट्रोजन कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 7 हुई। परमाणु क्रमांक 14। ठीक है, देखो नाभिक बनाया, क्या लिखा मैंने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। हैं कितने, 2 तो ये भर दिए, कितने बचे, 7 में से 2 गए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 5 बच गए। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए टोटल। पहली कक्षा में कितने, 2, पहली कक्षा का अष्टक पूर्ण। दूसरी कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5। कितने इलेक्ट्रॉन है दूसरी कक्षा में, सर 5 हैं। अब बताओ, अष्टक पूर्ण करने के लिए मैंने मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने बताए, सर 8 बताए, लेकिन है कितने, 5 हैं। अब ये मेरे को बताओ, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय, डोनेट करना अच्छा रहेगा या लेना अच्छा, ऐसा समझ सकते हो आप कि डोनेट करना अच्छा रहेगा या लेना, ये ले सकता है। तो ये लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये ले लेता है। मैंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो नाइट्रोजन माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 3 लिए सर, तो 3 लगा दो। तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आता है, -3 आता है।
और बात करूं, जैसे ऑक्सीजन की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, ऑक्सीजन। परमाणु क्रमांक 8, परमाणु द्रव्यमान 16, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, पहली कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन बने, 2, कितने बच गए, 6 बच गए सर, 6 भरो, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अब सर, 6 तो हो गए, 2 और चाहिए मेरे को। तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो क्या आएगा O माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2, तो ऑक्सीजन में कितना चार्ज आया, माइनस के 2। ठीक है, तो देखो क्या है इस पर, प्लस का 1 कोई नहीं, प्लस 1 प्लस 2 या माइनस के, इसमें प्लस 3 प्लस 4 या माइनस 4, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0। ठीक है, यहाँ पर देखो 11 हैं, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस के 2 माइनस का 1 0 प्लस का 1 और प्लस के 2। ये चार्ज है। मैं कैल्शियम की बात करूँ, जैसे पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम 19 और परमाणु का द्रव्यमान 40। पहली कक्षा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भर गए, 8 और 2 10 हो गए। बच गए कितने, 10 में से 9 बच गए, बरदौर 8 इसमें भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसमें भर दिया, 8 दूनी 16 16 और 2 18 हो गए। बच गया कितना इलेक्ट्रॉन, बाहरले वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पर क्या आता है, K प्लस 1। मैं ठीक है, मैं समझ गए होंगे आप। प्रैक्टिस करोगे ऐसे, जैसे मैंने निकाला ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और बाद में तो इसकी ट्रिक है, तो लिखा नहीं है कि कौन से पर कितना चार्ज आता है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर आप समझो कि मैग्नीशियम था 12 नंबर पे आता है 2 प्लस, मैग्नीशियम के 2 प्लस हैं, और ऑक्सीजन कितना है, माइनस के 2 हैं। ऑक्सीजन कितना है, माइनस के 2 हैं, दोनों कट गए, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, और क्या बनाया, MgO। ठीक है, अब ये 2 लगा दिया, 2 क्यों नहीं लगेगा, इस कारण, क्योंकि इस कारण से ये ऐसे नहीं लगेगा, तो 2 यहाँ लगाया। अब ये 2 क्या हो रहा है, ये 2 ऐसे है, ये 2 इससे गुना भी है और ये 2 इससे भी गुना है। अगर किसी भी कंपाउंड के बाहर 2 है तो वो दोनों संख्याओं से क्या होगा, गुना होगा। तो यहाँ पर देखो 2 Mg हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया। ठीक है, बराबर हो गया सर। अब देखो मैग्नीशियम कितने हो गए यहाँ पर, सर 2 अणु मैग्नीशियम के हो गए, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कितना है, मैग्नीशियम का अणु 1 है, तो मैंने यहाँ पर भी कितने लगा दिए, 2 लगा दिए। इस प्रकार यह विक्रिया को गई पूरी की पूरी संतुलित हो गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे HNO3 की क्रिया किससे करवा दें, NaOH से, क्या बनेगा, NaNO3। ये तो अभिक्रिया संतुलित ही है। दूसरा देखें, H2SO4 ले लो, H2SO4 प्लस NaOH।
ये अभिक्रिया है, दोनों तरफ है। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी को संतुलित करो। पहले अणु देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, 2 और 1 3। हाइड्रोजन कितने हो गए सर, 3 हो गए। यहाँ पर देखो 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर सल्फर कितना, 1 है, यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 है, ये तो संतुलित है। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 और 1 5 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 4 और 1 5 है, ये भी संतुलित है। और सोडियम 1 है और सोडियम 1 है, मतलब दिक्कत कहाँ है, हाइड्रोजन में है। तो मैंने क्या बोला, पहले किसको संतुलित करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी वालों को संतुलित करते हैं। तो संतुलित करेंगे तो ये क्या होगा, सोडियम कितना 2 है, लेकिन यहाँ पर सोडियम कितना 1 है, तो यहाँ पर कितना लगा दो, 2 लगा दिए। अब आपको दिक्कत होगी, सर ये Na2SO4 क्यों आया, तो इसको समझो। Na कितना है, प्लस का 1 है, और SO4 माइनस के 2 हैं, ठीक है। तो ये 2 तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा, Na2SO4, ठीक है, हो गया। तो 2 ऑक्सीजन लगा दिए। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए, 2 हैं। तो 2 को ऐसी संख्या से गुणा करो जिससे कि 4 हो जाए। तो मैं यहाँ कितने से गुणा कर दूँ, 2 से गुणा कर दिया, तो 2 दूनी 4, और 2 और 1 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 और 2 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, ये बात हुई। और देखें, जैसे HCl है, इसकी क्रिया करवाते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, क्या होगी, पहले बनाते हैं CaCl2 प्लस H2O, ये अभिक्रिया बन गई। देखो कैल्शियम कितना 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, क्लोरीन कितने हैं 2 हैं, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पर कितने 1, तो कितने से गुणा करें, 2 से गुणा कर दिया। तो 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 हाइड्रोजन ये रहे, 4 हो गए, लेकिन यहाँ कितने 2 हैं, तो 2 को और मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 4। ऑक्सीजन 2 हैं, 2 ऑक्सीजन, ये कोष्टक के बाहर 2 है ना, ये दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई है, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए, ये किया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं भी आया है तो एक दिन हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे जिसमें से दोनों मेथड को मैं आपको अच्छे से बता दूँगा। अब आगे चलते हैं। अगली विशेषता देखते हैं क्या है। इस सभी एक और देख लेते हैं। ये रिएक्शन है C3H8CO2 क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, ये बन गया। क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने एक आपको बात समझाई है, अगर ऑक्सीजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी को संतुलित करना सीख लें। मैंने ऑक्सीजन को हाइड्रोजन छोड़ दिया, कार्बन है यहाँ पर, कार्बन कितने हैं 3 हैं सर, लेकिन इस तरफ कार्बन कितने हैं सर 1 ही है, कितना है 1 है, तो इसको 3 से गुणा कर दिया मैंने, कितने हो गए कार्बन, अब 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए, लेकिन ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6 ये रे और 1 ये रहा, 7 ऑक्सीजन इधर हो गए, लेकिन इधर कितने हैं 2 ऑक्सीजन है, गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब ऐसे संख्या देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसको ऐसी संख्या से गुणा करो कि 8 हो जाए। तो कितने से किया मैंने 4 दूनी 8 हो गए, कितने हो गए 8 हो गए। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 4 और 6 10 हो गए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 2, तो 2 को ऐसी संख्या से गुणा करो जिससे कि वो कितना हो जाए 10 हो जाए। तो मैं कितने से कर दूँ 5 है। अब देखो मैंने कुछ इसमें द्रव्यमान निकाला या कोई और मेथड लगाया, नहीं, मैंने अपनी माइंड से यानी अपने अनुमान से क्या किया है, इसको संतुलित किया है। तो ये क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड है।
अब देखते हैं टॉपिक अपना अगला। इस अभिक्रिया में क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में क्या करते हैं कि आप यानी कि अभिक्रिया में जो भी इसकी विशेषता चल रही थी रासायनिक अभिक्रिया में, हम क्या करेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के करते समय अगर तत्व में अगर कोई भी तत्व है, कोई भी परमाणु है, कोई भी क्या है मैटर है, वो क्या है लिक्विड है, गैस है या कुछ और है, तो उसकी हम क्या करते हैं, देखो मैं एक अभिक्रिया लिखता हूँ, जैसे C+O2 क्या बनी, CO2 बन गई। सॉलिड, C क्या है, सॉलिड है, कोयला, G गैस है और CO2 क्या है, गैस है। तो अभिक्रिया में क्या दर्शाना पड़ता है कि अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा क्या है, उसको दर्शाना ज़रूरी होता है। जैसे N2 + H2 क्या बन गया, NH3, ठीक है। N2 क्या है, गैस है, H2 क्या है, गैस है, लेकिन NH3 क्या है, लिक्विड है। संतुलित कर लो। देखो ऐसी कभी अब अभिक्रिया आ जाए ना, इधर 3 हो इधर 2 हो, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने, 3, यहाँ पर कितने 2, इसको 3 से गुणा कर दो और इससे 2 से गुणा कर दो, हो गई संतुलित। तो अभिक्रिया में क्या दर्शाना पड़ता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों या पदार्थ की प्रकृति को दर्शाना आवश्यक होता है। अगली विशेषता क्या होगी, अभिक्रिया में अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मतलब अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया कैसी हो रही है, मतलब अभिक्रिया को गर्म कर रहे हैं, कोई भी उत्प्रेरक है, उसको दर्शाना पड़ता है। अभिक्रिया को गर्म, उत्प्रेरक, ताप, अगर अभिक्रिया में ताप टेम्परेचर को डिफाइन किया जा रहा है, उत्प्रेरक को डिफाइन किया जा रहा है, अभिक्रिया को गर्म किया जा रहा है, तो उसको तीर के निशान के ऊपर लिखकर दर्शाया जाता है। अगर अभिक्रिया में, अगली विशेषता क्या होगी, अगर रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है या ग्रहण की जा रही है, उसको अभिक्रिया के अंत में अगर ऊष्मा ली जा रही है तो प्लस का, अगर ऊष्मा दी जा रही है तो माइनस ऊष्मा लगाकर दर्शाया जाता है। अगर अभिक्रिया में गैस बाहर निकल रही है, सपोज दैट यहाँ पर कोई भी गैस निकल गया, H2 बाहर निकल रही है, तो उसे तीर के निशान लगा के और ऊपर की तरफ दर्शाया जाता है। ये कुछ विशेषताएं थी, रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। आपको सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें रखनी थी, वो जो पहले वाली थी। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या करते हैं, विशेषता करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं वही होंगी, पहली विशेषता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया से, मैं बोल रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया से पदार्थों की भौतिक अवस्था का पता चलता है। पहला तो क्या, भौतिक अवस्था का क्या होता है, ज्ञान होता है रासायनिक अभिक्रिया से। नंबर 2, रासायनिक अभिक्रिया में कौन यानी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद और उत्प्रेरक के तापमान, इनके बारे में पता चलता है। मतलब क्या लिख सकते हैं, क्रियाकारक या उत्पाद के अणुओं की संख्या, द्रव्यमान, ताप आदि का क्या कर चलता है, पता चलता है। नंबर 3, द्रव्यमान में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक की प्रकृति के बारे में पता चलता है। उत्प्रेरक की प्रकृति के बारे में पता चलता है। और रासायनिक अभिक्रिया से
नंबर 4 ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का भी हमें क्या चलता है, पता चलता है। ये मेरी बात हुई इसकी विशेषताओं की, ठीक है। पहला भौतिक अवस्था का पता चलता है, दूसरा क्रियाकारक उत्पाद में अणुओं की संख्या, द्रव्यमान या ताप का पता चलता है, तीसरा कि अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक यूज हो रहा है या अभिक्रिया की गति कौन कर रहा है, बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, उसकी प्रकृति का पता चलता है, अभिक्रिया की ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होने की के बारे में पता चलता है। यहाँ तक मेरा टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट होता है, ठीक है। अपनी जो अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इन रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।